हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बहुत आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के। चैप्टर 2, एमर्जेंस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था कि कैसे इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो अभी हमारे कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के रह गए थे जो हमें डिस्कस करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड टू बिगिन विथ हमारा टॉपिक है डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी। मतलब कैसे हमारी इंडिया की जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी सिस्टम थी उसको ब्रिटिशर्स ने डिसरप्ट किया, ख़राब किया और एक्सप्लॉइट कैसे किया हमारे कंट्री के वेल्थ को। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड वॉज देन रिगार्डेड एज स्टोर हाउस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कॉटन, सिल्क। मतलब मुग़ल पीरियड जब चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत सी यूरोपियन कंपनीज़ अलग अलग कंट्रीज़ की, जैसे पोर्टुगीज़ आए, डच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांस आया, फ्रेंच कंपनीज़ आई इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज़ से, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया बहुत फेमस था अपने कुछ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट के लिए, कॉटन, सिल्क प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए। But towards the end of middle of 18th century, especially after the Battle of Plassey, a serious drain of wealth from this country began. बहुत सारे फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ तो इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, मतलब इंडिया में जो पैसा था, सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा जो देश था, प्यारा भारत हमारा, वहाँ से कैसे हमारे वेल्थ को ब्रिटिशर्स ने ड्रेन किया, ख़त्म किया और उसको एक्सप्लॉइट किया बुरी तरीके से, उसको पढ़ेंगे। और ये कब हुआ? बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ ज़्यादातर देखने को। बैटल ऑफ प्लासी होपफुली आप लोग ने पहले भी पढ़ रखा होगा, क्लास 7th-8th में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, किंग थे बेसिकली कह सकते हैं। सिराजुद्दौला ने एक लैंड दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहली बार इंडिया में आई थी, तो कि वो ट्रेड कर सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और जो भी पेटिशंस भेजी किंग के पास, नवाब के पास, तो उन्होंने दे दिया था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इल्लीगली उस ज़मीन पे फोर्टिफिकेशन खड़ा कर दिया, ठीक है, वहाँ पे घेरबंदी, मतलब अपनी बाउंड्री बनवाने लगे कि ये शो करने के लिए कि वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई ब्रिटिशर्स की। लेकिन ये तो अनऑथराइज था, किंग ने इसकी परमिशन नहीं दी थी, तो किंग को ये बात बुरी लगी, किंग ने उसके अगेंस्ट में बोला, बट ब्रिटिशर्स ने उस एरिया के फोर्टिफिकेशन को गिराने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की आर्मी और मतलब सिराजुद्दौला बेसिकली, और उनके अगेंस्ट में कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी से की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे आर्मी को, और सिराजुद्दौला की आर्मी के बीच में वॉर होता है और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और बेसिकली सिराजुद्दौला के हारने के पीछे का अगर रीज़न बोला जाता है कि जो मीर ज़फ़र थे, मीर ज़फ़र उन्हीं के नवाब के कमांडर थे, सिराजुद्दौला के आर्मी के कमांडर, उन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने मिल गए और जितने भी किंग के सीक्रेट्स हुआ करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिलीवर किया और उनको काफ़ी आर्मी के थ्रू सपोर्ट किया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और मीर ज़फ़र के ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या था, उन्होंने अपने किंग को क्यों ऐसे धोखा दिया, बिट्राई किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो हमेशा से एक रहा है ना टेक्निक कि हम कैसे डिवाइड एंड रूल कर सकें, आपस में ही लोगों को भड़का के रूल करने का बात। तो उन्होंने लालच दिया मीर ज़फ़र को कि अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो तो हम आपको यहाँ का नेक्स्ट नवाब बना देंगे। तो इसीलिए मीर ज़फ़र ने लालच में आके, पैसे के लालच में आके अपनी लॉयल्टी को छोड़ दी, और जिसके वजह से इस नवाब हार जाते हैं। और ये पहला टाइम था, मतलब यही स्टार्टिंग पॉइंट कहा जा सकता है जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था, और क्या बोल सकते हैं हम उसको, डोमिनेंस बढ़ने की शुरुआत होती है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम दिस कंट्री बिगेन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये इवेंट आपको आगे भी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। और ये कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में। नेक्स्ट देखते हैं, मीनवाइल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हर कंट्रीज़ में चल रहा था,
तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल पे क्रांति आ जाना, मशीन्स का, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना हर देशों में। तो इंग्लैंड में भी वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो मशीन और फैक्ट्रीज़ वहाँ पे जो थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। मतलब इंग्लैंड में जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया था मशीन और फैक्ट्रीज़ बड़ी बड़ी जब बनती हैं। तो इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन का इन्वेंशन होता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो था वो और रिवोल्यूशनाइज हो जाता है। मतलब प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होने लगता है स्टीम इंजन के इन्वेंशन से। फिर द होम मार्केट ऑफ इंग्लैंड गॉट सैचुरेटेड विद सरप्लस प्रोडक्ट। अब जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक होम मार्केट था, मतलब इंग्लैंड जो था बेसिकली, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके थे, गुड्स एंड सर्विसेज बन चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे मशीन्स फैक्ट्रीज़ अच्छे अच्छे आ चुके थे। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक उनको मार्केट प्लेस चाहिए था, ठीक है। तो उनको लगा कि अगर उस सरप्लस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट नहीं मिलेगा तो उनके प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाएंगे, उनको लॉस होगा। तो लैंकाशायर और मैनचेस्टर के मर्चेंट्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दबाव बनाना शुरू कर दिया। लैंकाशायर और मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में ही। वहाँ के मर्चेंट्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रेस करने लगे, मतलब थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि इंडिया को जो है एक मार्केट के लिए उनके सरप्लस प्रोडक्ट, उनकी जो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए इंडिया को एज अ मार्केट यूज़ किया जाए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली है, एंडिंग कंपनीज मोनोपोली राइट ऑफ इंडियन ट्रेड पे जो कंपनी का मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जाए। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, काफ़ी उसका डोमिनेंट रोल था वो। तो उसको मोनोपोली राइट मिल चुका था कि इंडिया के व्यापार पे, इंडिया के ट्रेड रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उस पर किसका कंट्रोल होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज़ थीं उस टाइम पे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बस मोनोपोली मिली थी। तो बाकी जो कंपनीज़ थी उनको ट्रेड करने का कोई राइट नहीं था इंडिया में। तो इस वजह से ये डिमांड रखते हैं वहाँ के मर्चेंट्स, और इस डिमांड को बाद में एक्सेप्ट भी किया जाता है। और दूसरा डिमांड वो क्या रखते हैं कि इंडिया से जो हम सस्ते दामों पर और अच्छे क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट मंगाए जाते हैं इंग्लैंड में, स्पेशली अगर बात की जाए कॉटन और सिल्क के कपड़ों की, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, तो वो इम्पोर्ट करते थे इंग्लैंड के लोग, इंडिया से इंपोर्ट करते थे, मंगवाते थे, क्योंकि इंडिया के कपड़े कॉटन और सिल्क के जो जाते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे, चीप होते थे और अच्छे होते थे, फ़ाइन क्वालिटी के होते थे। तो मर्चेंट्स का क्या मानना था कि इस इंपोर्ट को बंद कर दिया जाना चाहिए। इंडिया से इंग्लैंड में कपड़े नहीं जाएंगे तो इंग्लैंड के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा बिकेंगे, लोग उसको ख़रीदेंगे, जिसकी वजह से उन्हें लॉस नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश लोगों को ये पता था, ब्रिटिश लोगों को, कि उनकी जो मशीन्स हैं वो उतने अच्छे क्वालिटी के, इतने सस्ते दामों के प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में सफ़र करेंगी। इसीलिए उनका डिमांड आता है कि इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि इंडियन पीपल उसको काफ़ी बारीकी से हाथों से बनाते थे, तो इसलिए वो बहुत फ़ाइन क्वालिटी का होता था। लेकिन मशीन्स तो उतना फ़ाइन क्वालिटी का नहीं बनाएंगे, और मशीन्स से अगर कपड़े बनाए जाएंगे तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बैन करने की डिमांड रखी जाती है। दिस मर्चेंट्स हैड पावरफुल लॉबी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन मर्चेंट्स का काफ़ी डोमिनेंस था, ये पावरफुल रोल प्ले करते थे। तो इन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट के रीसेल्स को, मतलब कि इंडिया से जो भी चीज़ें जाती थी इंग्लैंड में, और कैलिको मतलब कि कॉटन फैब्रिक एक होता है, एक टाइप का कॉटन के ही कपड़े होते हैं, कॉटन मटेरियल, उसी को कैलिको कहते हैं, जो कि कलकत्ता से आता था। फिनिश्ड गुड्स वर प्रोहिबिटेड इन इंग्लैंड। फिनिश्ड गुड मतलब इंडिया से जो भी प्रोडक्ट कम्प्लीटली सेल के लिए बन चुके हैं, कंज्यूमर गुड हैं जो कि, वो ये सारी चीज़ों को इंग्लैंड में बंद कर दिया गया कि इंडिया से कोई भी चीज़ वहाँ नहीं जाएंगी। क्योंकि अगर इंग्लैंड के लोग इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया को बेनिफिट नहीं होगा ट्रेड में। तो ये उनका इंटेंशन था, ठीक है। हैवी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड ऑन डिफ़ॉल्टर, और जो इस बात को फॉलो नहीं करता था इंग्लैंड के इस प्रोहिबिशन को, उसको काफ़ी पेनल्टी, काफ़ी सज़ा दी जाती थी। एज अ रिज़ल्ट इंग्लैंड मार्केट टू इंडियन मैन्युफैक्चर वाज दस क्लोज्ड, जिसके वजह से इंग्लैंड का जो मार्केट था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो पूरी तरह बंद हो चुका था। क्योंकि उन्होंने इतनी सारी प्रोहिबिशंस लगा दिया, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी एक्साइज ड्यूटी लगा दी इंडियन मटेरियल पे। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जैसे आपने रिसेंटली भी देखा होगा, थोड़ा टाइम पहले,
न्यूज़ में कि डोनाल्ड ट्रम्प 25% से 50% टैरिफ लगा रहे थे इंडिया पे और भी बाकी कंट्रीज़ पे। तो उसी को एक्साइज़ ड्यूटी बोलते हैं। एक्साइज़ ड्यूटी मतलब कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो इंग्लैंड में इस टैक्स की वजह से, एक तरह का टैक्स होता है जो कि इंडियन प्रोडक्ट पे लगेगा, तो वो इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में जाने के बाद महंगे दामों पे बिकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट था, वो अब इंग्लैंड में जाएगा, उस पर जितना ड्यूटी लग गया 50% उस पर टैक्स लग गया, तो 100 से उसका प्राइस डबल हो जाएगा 50% टैक्स के अकॉर्डिंग, और वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। और जब महंगा हो जाएगा तो फॉरेन कंट्री में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यही उनका इंटेंशन था कि डिमांड इंडियन प्रोडक्ट की कैसे कम की जाए। तो हैवी एक्साइज ड्यूटी लग जाता है। पहले कितना था इम्पोर्ट ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी सेम होता है। इम्पोर्ट ड्यूटी इंडियन कैलिको पे, कैलिको मतलब वही कॉटन फैब्रिक पे 18% था पहले इंग्लैंड में, 1797 की बात की जाए। लेकिन बाद में 1824 तक आते आते इसको बढ़ा के देखिए कितना ज़्यादा कर दिया गया, 18 से सीधे 67%, ट्रिपल टाइम्स, डबल ट्रिपल टाइम्स हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। ड्यूटी ऑन इंडियन इम्पोर्टेड शुगर वॉज इन्हेंस 3 टाइम्स। इंडिया से जो शुगर इम्पोर्ट करा जाता था इंग्लैंड में, उस पर भी 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स ड्यूटी, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। वेल ब्रिटिश मार्केट वॉज क्लोज टू इंडियन मैन्युफैक्चर, जबकि ब्रिटेन कंपनी ने, इंग्लैंड ने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए पूरी तरीके से अपने मार्केट को बंद कर दिया था, ऐसे टैक्स वगैरह लगा के। यूरोपियन मार्केट वॉज ओपन येट, फिर भी इंडिया के प्रोडक्ट बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बिका करते थे उस टाइम पे भी, तो थोड़ा हमारा ट्रेड उस टाइम तक बचा हुआ था। लेकिन अचानक क्या होता है, नेपोलियन एक वॉर फैल जाता है, मतलब नेपोलियन जो थे फ्रेंच के, वहाँ पे वॉर होता है, जिसकी वजह से नेपोलियन कॉन्टिनेंटा ब्लॉकेट कर देते हैं, मतलब कि कॉन्टिनेंट्स पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड का, जो यूरोपियन मार्केट्स को बेसिकली बैन कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में ब्रिटिश ट्रेड नहीं हो पाता था। ब्रिटिशर्स अपने सामान यूरोपियन मार्केट में नहीं बेच पाते थे, तो ब्रिटिश के अंडर में ही आता था इंडिया, और इनडायरेक्टली इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से इंडिया भी अपनी चीज़ें यूरोपियन मार्केट में अब नहीं बेच पाता था, तो उस वजह से हमें लॉस हुआ, पूरी तरीके से हमारा जो ट्रेड था वो ख़राब हो गया। Thus, India also lost her export market and Indian industry, especially cotton and silk, were ruined. तो इंडिया भी अपना एक्सपोर्ट मार्केट खो देता है। ठीक है। अब इंडिया के पास कोई कंट्री नहीं बची थी उस टाइम पे, जब ब्लॉकेड हो गया, कि वो कहाँ पे अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करे, बेचे। और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी कॉटन और सिल्क की, वो भी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ माइजरी। अब बात ये इतने पे ही नहीं ख़त्म होती है, इतना ही बुरा नहीं हुआ इंडिया के साथ, और भी कुछ चीज़ें हुई। टोटल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड इंडियन इकॉनमी। अब पूरी तरीके से इंडियन इकॉनमी में, इंडिया की इकॉनमी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो थी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या था? अब जब ब्रिटिश मार्केट बंद हो गया इंडियन मैन्युफैक्चर के लिए, तो ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये हमने पढ़ा भी था आगे, एक ग्रुप था, उन्होंने कुछ डिमांड रखी। कंपनीज राइट ऑफ मोनोपोली ट्रेड इन इंडिया शुड बी एंडेड। ये मैंने आपको अभी समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइट है इंडियन ट्रेड पे, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इंडिया शुड बी थ्रोन ओपन टू फ्री प्राइवेट मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंडिया को के मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, जिससे कि इंग्लैंड के प्राइवेट मर्चेंट्स भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकें, उनको भी राइट मिलना चाहिए ट्रेडिंग का। ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड शुड बी लोएस्ट इन इंडिया, मतलब जो इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स आ रही है इंडिया में, उन पे जो ड्यूटी लगती है उसको इंडिया में लोएस्ट करके रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा टैक्स उस पर नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके। ड्यूटीज़ एट होम मेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया शुड बी इन्हेंस्ड टू कंपनसेट द लॉस। और जो इंडियन प्रोडक्ट हैं, जो इंडियन होम मेड प्रोडक्ट्स हैं, उन पे ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाएँ, टैक्स बढ़ा दी जाएँ, जिससे कि वो जो ब्रिटिश कंपनीज़ हैं उनको जो भी लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शुड बी इम्प्रूव्ड फॉर सेंडिंग इंग्लिश गुड्स टू इंडिया इंटरनल मार्केट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि इंग्लैंड का गुड्स इंडियन मार्केट तक आ सके, जो कि हमने आगे भी पार्ट 1 में देखा था कि कैसे ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए काम किया था ब्रिटिशर्स ने, वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ग्लैड टू यील्ड दिस डिमांड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये डिमांड अच्छी लगती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मर्चेंट्स की, और वो मान जाते हैं इस डिमांड को, और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। फर्स्ट बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंपनीज राइट टू मोनोपोली ट्रेड इन इंडिया वॉज अबॉलिश्ड। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट लाया जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया जाता है। 1813 में चार्टर एक्ट आता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली राइट थी इंडियन ट्रेड पे, उसको अबॉलिश करने का ऑर्डर दिया जाता है। इंडिया डोर वॉज थ्रोन वाइड ओपन। अब इंग्लैंड के कोई भी मर्चेंट्स फ्रीली आके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके वजह से बहुत से इंग्लैंड के मर्चेंट्स एकदम स्वार्म ऑफ ग्रीडी लोकस, मतलब मधुमक्खियों की तरह, लालची मधुमक्खियों की तरह आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है। India's handicraft, especially textile, gradually lost market in competition with cheap machine-made clothes from England. इंग्लैंड से जो सस्ते कपड़े बन के आते थे, मशीन से बने हुए कपड़े, उनकी वजह से इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट कंपनी थी, स्पेशली जो कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, वो जो थी उनका कंपटीशन मार्केट में ख़त्म हो गया, उनका डिमांड ख़त्म हो गया, क्योंकि वैसे ही क्वालिटी के, उससे भी मशीन से बने हुए अच्छे क्वालिटी के क्लोथ्स अब इंग्लैंड से सस्ते दामों पे आने लगे थे इंडिया में, तो लोग वो ख़रीदने लगे और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो बर्बाद हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन स्पाइट ऑफ सो कॉल्ड कंसर्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक देखो हमने आगे भी पढ़ा था, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेके काफ़ी कुछ, जैसे यूपी में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा इस ड्यूरेशन में। तो इन्होंने ये शो करते थे ऐसा कि ये इंडियंस के भलाई के लिए, अच्छे के लिए उनके काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी कंसर्न्ड हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। ठीक है, कस्टम ड्यूटी एक टाइप का टैक्स होता है जो कि आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक, ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इंडिया हैड टू पे इतना, वाइल ही इनहेंस कस्टम ड्यूटी ऑन इंडियन मैन्युफैक्चर सेवरल टाइम्स। मतलब अगर ब्रिटिश लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से कुछ भी, तो ब्रिटिश इंपोर्ट्स इंडिया हैड टू पे दिस वाइल ही इनहेंस कस्टम। ओके, तो ब्रिटिश इंपोर्ट के टाइम पे इतना परसेंट जो रेट था लगा दिया कस्टम ड्यूटी का, और उसको इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गुना, काफ़ी डबल ट्रिपल अमाउंट पे बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, जिससे इंडियन कंपनीज़ को लॉस हो। अगेन बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आता है, जिसके थ्रू इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन डबल कर दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसे लॉस थे जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज़, इंडियन हैंडीक्राफ्ट कंपनीज़ और भी बर्बाद हो जाती हैं। Thus the company government ceased to fight against random infiltration। तो कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रैंडम इन्फिल्ट्रेशन, मतलब उन्होंने पहले मोनोपोली रखी थी ना कि इंग्लैंड के और भी कंपनीज इंडिया में ना आ सके ट्रेड करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अलाउ कर दिया कि कोई भी आ सकता है, इंग्लैंड से कोई भी मर्चेंट कंपनी आ सकती है। तो इस इन्फिल्ट्रेशन को ये रोक नहीं पाए, जो पहले ये नहीं चाहते थे कि दूसरी कंपनी आ सके। ठीक, As de-industrialization struck India economy, there was no export for Indian goods, India poverty। तो मतलब कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जैसे ख़त्म होने लगती हैं, बर्बाद होने लगती हैं, तो इंडिया की इकॉनमी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट जो था वो एकदम गिर गया, कहीं भी अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, और उसके वजह से इंडिया में पावर्टी, गरीबी बढ़ गई, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फॉरेन करेंसी भी नहीं आएगी, और काफ़ी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जिससे टू मेक द मैटर वर्स, और मैटर को और ख़राब करने के लिए इंडिया के इंटरनल मार्केट में ब्रिटिश के मशीनों द्वारा बने हुए प्रोडक्ट्स लाके बेचे जाने लगे, जिससे इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनका जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो जाए, और ब्रिटिशर्स के मशीन मेड प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाए, और ऐसा होता भी है। वन ऑफ द टू प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो थी इंडिया की, दो मेन चीज़ें उस टाइम पे, सबसे डोमिनेंट तो एग्रीकल्चर था, फिर थोड़ी बहुत जो हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री इंडियाज़ में थी, छोटी मोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सब भी पूरी तरीके से अब ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना कनिंगली यहाँ पे पूरी इंडिया की इकोनॉमी को रूइन करने का ठान लिया था, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वीवर्स एंड अदर क्राफ्टमैन बिकेम जॉबलेस। उस टाइम पे वीवर्स होते थे जो बुनाई वगैरह का काम करते थे कपड़ों की, या क्राफ्टमैन जो क्राफ्ट वगैरह करते थे, ठीक है, वो सब जॉबलेस हो गए। एंड क्राउडेड इन कल्टीवेशन ऑफ लैंड, और सब अब जब उनके पास जॉब नहीं रहा तो वो सोचते थे कि सस्टेनेंस के लिए, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना,
तो सबने लैंड में कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। ओल्ड इंडस्ट्रियल टाउन्स नाउ बिकेम रूइंस एंड पुअर शैडो ऑफ फॉर्मर पोजीशंस। जो पुराने इंडस्ट्रियल टाउन्स थे वो सब भी बर्बाद हो गए, ठीक है। 1767 वेरलस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो 1767 में गवर्नर जनरल आते हैं बंगाल के। रेफर टू द अनयूजुअल स्कार्सिटी ऑफ वीवर्स एज अ ग्रेट नंबर ऑफ देम डिजर्टेड देयर प्रोफेशंस। उन्होंने जब देखा कि वीवर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, जॉब अपने छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था उनकी कंपनीज़ वीवर्स की, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने गुड्स से रिप्लेस कर दिया, टैक्स लगा दिया, बहुत कुछ किया ना। तो उसकी वजह से उनको जब लॉस होने लगा तो उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ के कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नर जनरल जो बंगाल के आते हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की है, मतलब धोखा दिया है वीवर्स ने, उनको लैंड कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए था। अब इनका ज्ञान तो अलग ही है, मतलब अब वो लोग कुछ तो करेंगे ना भाई अपने जीवन जीने के लिए, आप लोग ने सब कुछ छीन लिया है तो, लेकिन छोड़ो क्या बोले। एज अ रिजल्ट मुस्लिम वॉज फर्स्ट अफेक्टेड एंड इन 1801 इन्वेस्टमेंट ऑन क्लोथ इन ढाका वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड। और जब ये वीवर्स ने वीवर्स मतलब कौन लोग जो कपड़ों की बुनाई करते हैं, हाथ से कपड़े बनाते हैं, ठीक है, जब इन लोगों ने बंद कर दिया अपना काम तो मुस्लिम बहुत अफेक्टेड होता है। मुस्लिन एक तरह का फैब्रिक होता है बहुत हाई क्वालिटी का। उस टाइम पे जो रिच एलाइट लोग होते थे ज़्यादातर वो लोग इसके कपड़े पहना करते थे, तो उसका भी जो टेक्सटाइल कंपनी था वो इम्पैक्ट आता है उस पर भी। 1801 में इन्वेस्टमेंट जो ढाका के क्लोथ, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है अभी के टाइम पे, तो वो पहले ईस्ट बंगाल का पार्ट हुआ करता था ना, तो वहाँ पे जो क्लोथ प्रोडक्शन होता था वो भी काफ़ी कम हो गया, रिड्यूस हो गया। इन 1814 एंड 15 इन्वेस्टमेंट इन बंगाल मुस्लिम वॉज टोटली डिसकंटिन्यूड एंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन ढाका एंड शांतिपुर टू मुस्लिम प्रोटेक्टेड एरिया वॉज स्टॉप ऑल टुगेदर। Population of Dhaka, the Manchester of India and the most important steel of Muslim industry of India, was halved 16 years. For example, 1833 the चौकीदारी टैक्स was paid on this houses। तो देखो यहाँ पे क्या सब लिखा है कि जो ढाका था वो पहले उसको कहा जाता था इंडिया का मैनचेस्टर मतलब इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर करके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल और बढ़िया कपड़े मिलते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल के लिए वो फेमस है। तो इंडिया के ढाका को मैनचेस्टर से कंपेयर किया गया। और इम्पोर्टेंट सीट ऑफ मुस्लिम इंडस्ट्री, इंडिया की जो मुस्लिम जो एक फैब्रिक होता है उसकी इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता था ढाका को ही। लेकिन इतना सब कुछ जब हुआ, वीवर्स ने काम छोड़ दिया, प्रोफेशंस छोड़ दिए, टेक्सटाइल कंपनी बंद हो गई, तो ये जो यहाँ पे फेमस था वो ख़त्म हो गया। ढाका जो था जिस चीज़ों के लिए फेमस था उसका रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन 1813 द चौकीदारी टैक्स वॉज पेस्ड ऑन इतना हाउसेज एट ढाका एंड इतना डिक्लाइंड ऑन दिस। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब कि चौकीदारी टैक्स एक तरह का टैक्स होता था जो चौकीदारों को पेमेंट देने के लिए उस टाइम पे लगाया जाता था। लोकल विलेजेस में मैंडेटरी टैक्स होता था, लोगों से लिया जाता था। तो वो पहले इतने हाउसेस के चौकीदारों को पे किया जाता था, लेकिन जैसे ही डिक्लाइन होता है, मतलब इकॉनमी पे इम्पैक्ट आता है, तो ये चौकीदारी टैक्स का भी पेमेंट जो था वो डिक्लाइन हो जाता है। As Indian market came under monopoly of British traders, India was regarded as lucrative field for investment of surplus capital of English capitalists. Huge capital was invented for building plantation, industry, railway and other. मतलब कि इंडिया मार्केट जब ब्रिटिश ट्रेडर्स के मोनोपोली में आ जाता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है, तो इंडिया को एक ऐसा मार्केट वो लोग बना लेते हैं, बेनिफिशियल मार्केट फील्ड, जहाँ पे वो अपने कैपिटल को या इंग्लिश कैपिटलिस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया करते थे, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ स्विच्ड ओवर टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स फ्रॉम इंस्टेड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ये पेज थोड़ा सा ब्लर है बट कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक्सपोर्ट से स्विच ओवर कर जाती है रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल इंस्टेड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट।
क्या थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक्सपोर्ट नहीं करती थी इंडियन रॉ मटेरियल, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, उसकी जगह पे वो रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स को करते थे एक्सपोर्ट। दे नाउ स्टार्टेड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, रॉ सिल्क, साल्ट, पेपर, टोबैको, लीफ, जो कि इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स थे उस टाइम पे, कॉटन, रॉ सिल्क, ये सब उनका एक्सपोर्ट इंग्लैंड ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया। एंड अदर्स इंग्लिश टू फीड द मशीन्स ऑफ मदर कंट्री एंड अदर्स टू इंग्लैंड। तो ये सारी चीज़ों का वो एक्सपोर्ट कहाँ पे शुरू कर दिए, इंग्लैंड में करने लगे, जिससे कि अपने कंट्री को, इंग्लैंड को वो फीड कर सके, वहाँ के लोगों को खाना खिला सके, ठीक है, उनके लिए बेनिफिट हो। मोर एवर अ पार्ट ऑफ इंडिया लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय कंपनी वाज शिफॉन्ड ऑफ टू इंग्लैंड अंडर द हेड होम चार्ज। मतलब कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, लैंड रेवेन्यू इंडिया के ज़मीनों से, वो भी इंग्लैंड भेज दिया जाता था एज द अंडर द हेड होम चार्ज। होम चार्ज करके एक हेड बनाया जाता था जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके इंग्लैंड में भेज देता था। रेवेन्यू पॉलिसी, द परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी एंड महलवारी सेटलमेंट, दो तरह का लैंड सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू के लिए एक पॉलिसी लाई जाती है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इन द ब्रिटिश पीरियड द लैंड रेवेन्यू यूजुअली वेरिड फ्रॉम दिस टू दिस ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ लैंड। मतलब कि ज़मीन पे, किसानों की ज़मीन पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश पीरियड में, प्री ब्रिटिश पीरियड में, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तो लैंड रेवेन्यू कितना लिया जाता था उस टाइम पे, 1.6% से 1.3%, इतना कम था उस टाइम पे, ठीक है। बाद में क्या होता है, कल्टीवेटर्स वर नॉट जनरली एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, और जो कल्टीवेटर्स थे उनको उनकी ज़मीनों से हटाया कभी नहीं जाता था अगर वो रेवेन्यू रेगुलरली दे रहे हैं तो। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज रूल, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में आता है, अभी तो हमने देखा ना कि अंग्रेज़ों के आने से पहले इतना कम लैंड रेवेन्यू हुआ करता था और कल्टीवेटर्स को उनके लैंड से हटाया भी नहीं जाता था अगर वो अच्छे से रेवेन्यू पे कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, उनका रूल यहाँ पे आता है, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आती हैं, जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था सरकार द्वारा। ग्रांट ऑफ दीवानी, मतलब कि दीवानी राइट जो दिया गया 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे काफ़ी इम्पैक्ट है। अब देखते हैं दीवानी राइट और ग्रांट ऑफ दीवानी बेसिकली क्या है। ग्रांट ऑफ दीवानी 1765 में अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम सेकंड, मुग़ल एम्परर, एक मुग़ल एम्परर थे उस टाइम पे, शाह आलम सेकंड। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि उनके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लीगल राइट है, वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जो 3 मेजर रीजन है, वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनके पास लीगल राइट्स है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ऐसा उन्होंने किस बदले में किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको एनुअल ट्रिब्यूट देगी, एनुअली पैसा देगी, कुछ $2.6 मिलियन आई गेस, ऐसे ही कुछ। तो अग्रीमेंट उन शाह आलम सेकंड के बीच में और कंपनी के बीच में साइन की गई थी, तो जिसके वजह से इंडियन लैंड रेवेन्यू का जो कंट्रोल और भी ज़्यादा था ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। कंपनी ट्राई टू डिराइव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। अब कंपनी का जो मन था, थोड़ा इंटेंशन और बदलता है, वो चाहते थे कि अब हम लैंड से ज़्यादा अमाउंट का रेवेन्यू ले ले, रेवेन्यू मतलब टैक्स ले ले पीजेंट से, ठीक है, जो किसान है उनसे। The British ruler treated their occupied areas as state and acted on principle that the company was entitled to whole income from cultivation, the wages of their labor and expenses of cultivation। मतलब देखो कितना बुरा वो करते थे। ब्रिटिश रूलर ने जो भी एरियाज़ को ऑक्यूपाई किया था उसको वो अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो उसको अपनी प्रॉपर्टी मानते थे और इस सिद्धांत पे वो काम करते थे कि जो भी कंपनी के अंडर में एरियाज़ आ रहे हैं उस एरिया पे जो भी कल्टीवेशन होगा उसका पूरा पैसा, ठीक है, अगर किसानों ने कुछ भी उगाया उसको मार्केट में बेचा तो उससे जितना भी इनकम आएगा सब का सब इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया करेगी। और क्योंकि वो उसका हक है, बस क्या कल्टीवेटर्स के पास क्या बचेगा, उनका थोड़ा सा उनके मेहनत का वेजेस 2-4%, वो भी बहुत ही कम, ना के बराबर ही छोड़ते थे वो लोग। और कल्टीवेशन मतलब कि दोबारा से वो खेती कर सके, बीज खरीद सके, अनाज खरीद सके, जो भी उनको लगाना है खेतों में, उसके लिए थोड़े बहुत खर्चे छोड़ देते थे लेबर्स के पास और थोड़े बहुत वेजेस, बाकी जितना भी इनकम कल्टीवेटर्स ने अपने मेहनत से किया है उसको वो छीन लिया करते थे, ले लेते थे रेवेन्यू के फॉर्म में, ठीक है। लॉर्ड वेरन हेस्टिंग मेड सम एक्सपेरिमेंट ऑफ 5 year सेटलमेंट ऑफ लैंड विद द हाईएस्ट बिडर। लॉर्ड वेरन हेस्टिंग करके एक लॉर्ड आते हैं, वो अब एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं लैंड रेवेन्यू पे ही कि 5 साल का हाईएस्ट बिडर जो होगा
ज़मीन का बिडर मतलब बोली लगाने वाला, उसके साथ 5 साल का सेटलमेंट वो साइन करेंगे। एज द सिस्टम प्रोवाइडेड अनसेटिस्फैक्ट्री ही restored annual settlement of land revenue while the revenue farmers still the principle was to draw maximum। अब जब उन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट साइन किया कि खेत पे 5 साल पे वो रेवेन्यू लिया करेंगे, जहाँ जो गांव का काफ़ी अमीर इंसानों का उससे, लेकिन जब ये अच्छा प्रूफ नहीं होता है ये एक्सपेरिमेंट, तो इसको कैंसिल कर दिया जाता है और एनुअल सेटलमेंट वाला जो चलता था कि हर साल सरकार लैंड रेवेन्यू लेगी, उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर भी उनका मेन इंटेंशन तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैसे हम ले सकें, ठीक है। सेकेंडली, द फ्री मर्चेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेस द कंपनी थ्रू abolish or least cut down import duty on British goods to India to the lowest limit। अब देखो फिर से क्या होता है कि वो लोग चालाकी लगाते हैं। इंग्लैंड की जो कंपनीज़ थी मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके और फ्री मर्चेंट की करके जो कंपनी इंग्लैंड में थी, वो लोग दिमाग लगाते हैं, पार्लियामेंट में प्रेशर बनाते हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कि जो या तो एकदम से ख़त्म कर दो या तो इम्पोर्ट ड्यूटी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे अगर आपका ऑप्शनल होगा तो। इम्पोर्ट ड्यूटी वही बेसिकली कि मतलब इंडियन प्रोडक्ट जो हैं वो किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो महंगे हो जाएंगे, और महंगे होने की वजह से फॉरेन कंट्री जो लोग हैं वो इंडियन प्रोडक्ट को नहीं चाहेंगे ख़रीदना, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड ख़त्म होगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी वही होता है, एक टैक्स होता है, ठीक है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया टू द लोएस्ट लिमिट। अब मतलब अंग्रेज़ों का जो भी सामान इंडिया में आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी एकदम से हटा देनी चाहिए, एकदम लो कर देनी चाहिए, जिससे कि अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिशर्स का गुड है वो इंडियंस को थोड़ा काफ़ी सस्ता लगे और इंडियंस उन्हीं के गुड्स को ख़रीदे, जिसके वजह से इंडिया के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक कंपनी हैं, उनका जो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, उनका डिमांड एकदम ख़त्म हो जाए, ठीक है। दे एडवाइज दैट द सफ़र बाय द कंपनी रेजिंग रेवेन्यू ऑन द कल्टिवेटर। और उन्होंने इसकी क्या सलाह दी कि अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कल्टीवेटर्स पे रेवेन्यू बढ़ा के वो कर लेंगे, पूरा कर लिया करेंगे। अगर हमारे गुड्स अच्छे से नहीं बिक रहे हैं, डिमांड नहीं हो रही है इंडिया में प्राइस कम करने के बाद भी, तो हम लैंड कल्टीवेटर से ज़्यादा टैक्स ले लिया करेंगे, ठीक है, उनसे इनकम ले लिया करेंगे। तो इतने वो लोग क्या बोल सकते हैं, खुरापाती दिमाग के थे। अथॉरिटी रिस्टोर टू द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्हेंसिंग टैक्स। अब अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को लगता है कि अब हमें कोई अलग मेथड, कोई अलग तरीका सोचना चाहिए जिससे हमें बढ़िया से टैक्स मिले, और ज़मीन को अब वो लोग ट्रीट करने लगे थे एक सामान की तरह जिससे उनको पैसा मिल सके। Thirdly, due to introduction of farming system to the highest bidder, peasant mercilessly exposed to cultivation exploitation। अब तीसरा रीज़न क्या था? पहला तो हमने क्या देखा कि पहला उनको दीवानी राइट की वजह से लैंड रेवेन्यू उनके हाथ में चला गया। उन्होंने और भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आते हैं, वो नए प्लान लेके आते। फिर सेकेंडली हमने देखा कि इंग्लैंड के जो मर्चेंट्स थे उनका डिमांड आता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। फिर थर्ड रीज़न था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, कि अब उनको नीड फील होती है अथॉरिटी को कि हमें पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, बहुत एकदम बिना दया के मर्सीलेसली इंडियन पीजेंट्स को बर्बाद करना है। एग्रीकल्चर ख़राब होने लगा इंडिया का, और जो भी कल्टीवेशन के एरियाज़ थे वो ख़त्म होने लगे। इतना उन लोगों ने लैंड रेवेन्यू लगा दिया कि लोग कल्टीवेशन ही बंद कर दिए। भूखमरी पूरे देश में फैल गई, फेमाइन्स आ गया, रेवेज द कंट्री। द ग्रेट फेमाइन 1770 टुक अ टोल 1/3 ह्यूमन लाइव्स इन बंगाल। बंगाल की प्रेसिडेंसी में, मतलब बंगाल में 1/3 ह्यूमन लाइव्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई 1770 में। क्यों? भूखमरी की वजह से, खाना न मिल पाने की वजह से। इतना वो लोग टैक्स लेते थे कि लोगों के पास खुद की बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने का जो था इनकम तक नहीं बचता था। एनुअल सेटलमेंट पूरी तरीके से फेल हो जाता है, ज़्यादा टैक्सेशन के वजह से, करप्शन के वजह से, और रेवेन्यू कलेक्शन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो अब होम अथॉरिटीज़ को ऑथराइज़ किया जाता है, बेसिकली एक लॉर्ड थे उनको, कि अब आप कुछ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, आप कुछ एक नई पॉलिसी, कुछ नया चीज़ प्रपोज करो जिससे कि हमें फ़िक्स तरीके से एक इनकम आता रहे, रेवेन्यू जो है हमें फ़िक्स प्रॉपर अमाउंट में आती रहे और अच्छे से वो सिस्टम चले। तो इसी वजह से अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो 2 सेटलमेंट आएंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो, एक्सप्लेनेशन बच्चों पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को भी, और अपने फ्रेंड्स तक ये ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने देखा है आईएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बहुत कम ही टीचर्स अवेलेबल हैं, शायद हैं भी नहीं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए तो कोई भी। तो इसीलिए प्लीज़ मोटिवेशन आपका मुझे ज़रूरी है इस टाइम पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।